करगिल में कायम तनाव के बीच हिंदुस्तानी फौज दुश्मन को खदेड़ने के लिए लगातार कोशिश में जुटी थी, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि हकीकत क्या है। जून के पहले हफ्ते तक आर्टिलरी सपोर्ट इलाके में पहुंच चुका था। अहमियत के लिहाज से पहले टोलोलिंग और फिर पॉइंट 5140 से दुश्मन का सफाया करना था। लेकिन हिंदुस्तानी फौज की तैयारी से सरहद पार हलचल हो रही थी। 1.5 किलोमीटर पर इंडियन सोल्जर दिखाई दिए हैं। ऑपरेशन विजय के ऐलान के 3 दिन बाद 29 मई को जनरल मुशर्रफ चीन में ही थे जब उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बार फिर उन्हें फोन लगाया। Give me room number 83315. हेलो हेलो अजीज। हालात ठीक है, कोई बदलाव नहीं है। उनका एक MI-17 शिकार हो गया। वो हमारी सरहद में दाखिल हो रहा था। आपने कल की न्यूज़ देखी? मियां साहब और जनाब वाजपेयी के बीच राब्ता कायम हुआ। मियां साहब ने कहा कि एस्केलेशन हिंदुस्तान की तरफ से हुआ है। कहा कि उन्हें एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। फॉरेन मिनिस्टर सरताज अजीज कल दिल्ली जा सकते हैं। अच्छा। मैंने उनसे कहा है कि अभी कोई कमिटमेंट न दें। LOC पे कई इलाके हैं जो इंटरप्रिटेशन की बात है। जो पहले से वहां है वो इलाका उसका। हाँ, ये पॉइंट जरूर उठाना चाहिए। ये हिंदुस्तान की कमजोरी है। उन्हें UN वेरिफिकेशन मंजूर नहीं, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पर शिमला एग्रीमेंट के मुताबिक हम UN इंटरवेंशन के लिए नहीं जा सकते। हाँ, पर सरताज अजीज साहब से यही कहा है कि एक तो कोई कमिटमेंट न करे और सीज फायर के लिए तैयार न हो। बस यही कहते रहे कि जो ये जिहादी आपसे लड़ रहे हैं उसके लिए आप LOC पर टेंशन नहीं क्रिएट करें। क्या ये MI-17 अपने इलाके में गिरा है? नहीं, उनकी तरफ। लेकिन हमने मुजाहिदीन के जरिए उसे क्लेम कर लिया है। वेल डन, वेल डन। शानदार था उसका गिरते हुए देखना। हाँ, मेरी आंखों के बिल्कुल सामने। हाँ, हिंदुस्तानी अब डर गए हैं। उनके एयरक्राफ्ट अब नजर नहीं आते। वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। क्या जमीन पर उनकी फौज बढ़ रही है? नहीं, बहुत धीरे धीरे। आप कब लौट रहे हो? कल शाम। चलिए फिर मुलाकात होगी। काश ये षड्यंत्र उसी दिन खुल जाता, क्योंकि कूटनीतिक भरोसे में लिपटकर अब तक कई कफन घर लौट चुके थे। ऑपरेशन के ऐलान के बावजूद पाकिस्तान के सफेद झूठ का मतलब था कि हिंदुस्तानी सैनिक हाथ बांधकर लड़ने को मजबूर थे। मुजाहिदीन समझने की वजह से दुश्मन के हथियारों को भी कम करके आंका जा रहा था और उनकी तादाद को भी। उस पर मुश्किल ये कि सैनिकों को लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की इजाजत नहीं थी। At no point of time we will cross the line of control. देखिए, हमें ये सिद्ध करना था कि हम भारत के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन हम जिम्मेदार देश हैं। और दूसरा ये सवाल उठता है कि क्या सैनिक दृष्टि से वो ज़रूरी था, और हमने भारत ने जो उसके उद्देश्य थे कारगिल में वो पूरे होकर। 12 जून 1999 टोलोलिंग। टोलोलिंग धधक रहा था। लगातार 6 घंटों से 120 बंदूकें एक साथ बरस रही थीं। दुश्मन या तो मोर्चा छोड़कर भाग रहा था या मौत के घाट उतर चुका था। टुकड़ियां 3 तरफ से आगे बढ़ रही थीं। मेजर विवेक गुप्ता की अगुवाई में चोटी की ओर बढ़े दूर राजरिफ के जवान लक्ष्य के करीब पहुंच चुके थे। उनके इशारे पर अब हिंदुस्तानी तोपें खामोश हुईं ताकि वो
आगे बढ़ सके। पहाड़ी पर कुछ ऐसे हिस्से भी थे जहां बंकरों को बम भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। वहां से दनादन आती गोलियों की वजह से जवान घुटनों के बल आगे बढ़ रहे थे। कंपनी के 3 जवानों को गोली लग चुकी थी। तब मेजर गुप्ता ने रॉकेट लॉन्चर से बंकर पर हमला कर दिया। बंकर की ओर आगे बढ़ते हुए मेजर गुप्ता को 2 गोलियां लग चुकी थी, लेकिन उनके हौसले ने हार नहीं मानी। अपने हाथों से उन्होंने दुश्मन के 3 जवानों को मार गिराया। फिर तो कंपनी दुश्मन पर टूट पड़ी और बंकर पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस लड़ाई में मेजर गुप्ता को एक और गोली लग गई। ये लड़ाई पूरी रात चली। 13 जून की सुबह 8 बजे तोलो लिंक पर फिर तिरंगा लहराने लगा। उस रात 7 जवान और 1 अफसर शहीद हो गए थे। लेकिन हफ्तों से जूझ रही भारतीय सेना को उसकी पहली कामयाबी मिली थी और जवानों का मनोबल 7वें आसमान पर था। ये लड़ाई कई दिन तक चलती रही और काफ़ी घमासान लड़ाई के बाद में, जिसमें हैंड टू हैंड फाइटिंग भी थी, ये हमने जीती। उसके बाद में मुझे विश्वास हो गया कि अभी हमारे जवान जो हैं वो आगे की पहाड़ियों के ऊपर भी विजय हासिल कर सकते हैं। पर यह लड़ाई की शुरुआत थी। दुश्मन ने मरते मरते रीइंफोर्समेंट की गुहार लगा दी थी, यानी तोलो लिंक पर काउंटर अटैक लाजमी था। फिर तोलो लिंक पर कब्जा मजबूत रखने के लिए कुछ दूरी पर हम्प पर कब्जा जरूरी था। 2 किलोमीटर लंबे इस हम्प पर दुश्मन मजबूती से काबिज था। 18 ग्रेनेडियर्स के मेजर जॉय दास गुप्ता दक्षिणी फ्लैंक से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आगे बढ़ना जैसे शोलों के दरिया से गुजर कर जाने जैसा था। जवानों को गोलियां लगती, वो गिरते, फिर भी आगे बढ़ते। ये लड़ाई सिर्फ एक चोटी की नहीं, बल्कि 2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र की थी। उम्मीदें मध्यम थीं, लेकिन हिंदुस्तानी सैनिकों का शौर्य बेमिसाल। चौबीस घंटे के भीतर हिंदुस्तान को उसकी दूसरी बड़ी जीत मिल गई थी। हालांकि करो या मरो का यह मिशन करो और मरो में तब्दील हो गया था। 12 सैनिक शहीद हो गए थे, लेकिन ये जीत भी तो अनमोल थी। इससे बहुत मोरल बूस्ट हुआ और हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था 5140, क्योंकि इस टाइम तक 2 राजरिफ और 18 ग्रेनेडियर्स ने काफ़ी दिनों तक लड़ाई लड़ी थी। तोलो लिंक कैप्चर हो चुका था, हम्प कैप्चर हो चुका था। अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था 5140। लड़ाई जीत ली गई थी, लेकिन युद्ध अभी जारी था। 14 जून के करीब अतिरिक्त सैनिक युद्ध क्षेत्र में पहुंचने लगे थे। जब पहाड़ों पर युद्ध लड़ा जाता है तो हमलावर को रक्षक से 9 गुना अधिक संख्या की जरूरत होती है, और यहां हमलावर हिंदुस्तान था, जो धोखे से चोटियों पर कब्जा करने वाले दुश्मन को मार भगाना चाहता था। और अब कुछ इलाकों में अतिरिक्त बल आने से सेना को रणनीति बनाने की नई आजादी मिल गई।
तोलो लिंक के बाद अगला निशाना था पीक 5140। कैप्टन जामवाल, आप ब्रावो कंपनी को लीड करेंगे। कैप्टन बत्रा, आप चार्ली कंपनी को लीड करेंगे। बेस से लेके टॉप तक करीब आधे किलोमीटर तक चढ़ाइए। अपनी घड़ियां मिला लीजिए। इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए 8 घंटे है आपके पास। एनी डाउट्स? नो सर। आपके पास पूरी आजादी है कि कैसे आप इस ऑपरेशन को कामयाब बनाएं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप सेफ रहिए और सुबह के रोशनी से पहले यह ऑपरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। यस सर। भारतीय तोपों ने रात 8:30 बजे से ही गोले दागने शुरू कर दिए थे ताकि दोनों कंपनियों को चढ़ाई के दौरान कवर मिल सके। आमतौर पर जब जवान दुश्मन के ठिकाने से करीब 400 मीटर के दायरे में पहुंच जाते हैं तो उनके बेस से आर्टिलरी फायर रोकती जाती है ताकि गलती से अपने ही सैनिकों को चोट न पहुंच जाए। यहां पर सिर्फ 200 मीटर तक इंतजार करने का फरमान था ताकि सैनिक और आगे बिना देखे पहुंच सकें। सर, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फायरिंग जारी रखिए। इसमें आपकी भी जान को खतरा है। गोली किसी को भी लग सकती है। कोई बात नहीं सर, कम से कम दुश्मन तो मरेगा। ओके, ओपन फायर। कैप्टन बत्रा और कैप्टन जामाल ने दुश्मन के कुल 7 बंकर नष्ट कर दिए। इन दोनों ने कई दुश्मनों को मार गिराया और कुछ दुश्मन भागते भागते 17,000 फुट की ऊंचाई से गिर गए। जम्मू और कश्मीर राइफल्स के जवान दुश्मन पर कहर बनकर टूट रहे थे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर करीब 150 किलोमीटर का दायरा था जहां यह घुसपैठ की गई थी। भारतीय सेना अपनी स्ट्रैटेजी के तहत चोटियों से दुश्मन को भगा रही थी। टलोलिंग के आगे पीक 5140 पर जबरदस्त जंग जारी थी। अब पूरी तरह साफ था कि यह लड़ाई मुट्ठी भर मुजाहिदीन से नहीं, पूरी पाकिस्तानी सेना से थी। 13 जैकलिफ के जवान रुके नहीं थे। सुबह की पहली किरण फूटने में अभी 1 घंटे का वक्त बाकी था, यानी ऑपरेशन खत्म होने का आधिकारिक वक्त। बेस कैंप में बेचैनी से अगली आवाज का इंतजार था। 0464 लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कुछ ही देर में वायरलेस पर एक और आवाज आई। ये दिल मांगे मौत। एक्सीडेंट। कोड वर्ड में युवा कैप्टन्स के ये वो इशारे थे जो जीत की घोषणा कर रहे थे। एक तरफ पीक 514 पर फतह थी जहां भारतीय सेना ने एक भी जवान नहीं गंवाया। दूसरी तरफ पीक 4700 का मिशन था जिस पर निकलने से पहले ही हर योद्धा को आभास था लौट कर आना मुमकिन नहीं। जिम्मेदारी थी 2 राजपुताना राइफल्स और 18 गढ़वाल राइफल्स पर। 28 जून की रात को शुरू हुआ यह हमला भोर तक चला। पहला हमला 2 राजरिफ ने बोला। सामने से लगातार गोलियां बरसती रहीं और जवान आगे बढ़ते रहे, गोलियों को झेलते बेखौफ। तब तक ट्रिगर पर उंगली दबाए रहे जब तक खुद के जिस्म से आखिरी कतरा खून का ना बह गया। सुबह हुई तो पाकिस्तानी बंकर ध्वस्त हो चुके थे, दुश्मन भाग चुका था और हिंदुस्तान ने इलाका वापस हासिल कर लिया था। लेकिन राजरिफ ने 22 सैनिक और 3 अफसर खो दिए थे।
2 दिन के बाद उसका दोबारा कॉल आया और उसने कहा कि अभी जो है मैं आपसे अभी मेरी फ्रीक्वेंटली बात नहीं होगी, क्योंकि मेरे को एक और टास्क दिया गया है। एक और टास्क जो है वो टास्क वाज अनदर अटैक। तो एक और टास्क मुझे दिया गया है, तो वो मैं अब आपसे बात करूँगा 20 दिन के बाद। तो 20 दिन तो खैर बहुत दूर थे। 15 दिन के बाद ही न्यूज़ आ गई थी 29 जून को दैट माय सन इज नो मोर। मिशन पर निकलने से पहले लेफ्टिनेंट विजयंत थापर ने अपने परिवार के लिए एक चिट्ठी लिख छोड़ी थी, जिसे पढ़कर पता चलता था कि वो जानते थे कि वो सर पर कफन बांधकर निकले हैं। आई हैव नो रिग्रेट्स। मुझे किसी किस्म का दुख नहीं है। इनफैक्ट असल में अगर मैं दोबारा भी इंसान बना, इंसान के रूप में आया, तो भी मैं भारतीय सेना को ज्वाइन करूंगा और दुश्मन के साथ लड़ूंगा। ये जो जज्बा है ना, ये हर हिंदुस्तानी के दिल में होना चाहिए। उस रात राजपुताना राइफल्स के कैंप में चूल्हा नहीं जला। दिल में देश के लिए जीत हासिल करने का गौरव था, पर एक टीस भी थी अपने साथियों को खो देने की। यही टीस रेजिमेंट के दिल में गुस्सा बनकर उबल रही थी, और यही गुस्सा सेना की ताकत था और पाकिस्तानियों के लिए मौत। टाइगर हिल के असंभव मिशन को हमारे वीर जवानों ने कैसे किया संभव, दिखाएंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाजत। वंदे मातरम।